नमस्कार। जे बॉस न्यूज एंड व्यूज की ओर से आप सबको एक बार फिर से हार्दिक नमस्कार। आज मैं आप लोगों के बीच में आया हूं एक ऐसे समाचार को लेकर के जिसने पूरे देश को अभी हिला रखा है, जिसने दक्षिण में महाराष्ट्र से लेकर के पश्चिम में गुजरात होते हुए पूर्वोत्तर में असम तक की पूरी राजनीति और पूरे घटनाक्रम को एक कर रखा है। उसमें आवाजें उठ रही हैं कि संविधान बचाना है, कोई कह रहा है कि लोकतंत्र बचाना है, कोई कह रहा है सरकार बचाना है, कोई कह रहा है पार्टी बचाना है। तो देखिए, एक आध दिन का जो घटनाक्रम है उसमें देखिए कि क्या क्या बचता है, किसकी पार्टी बचती है, किसका परिवार बचता है, और जिस संविधान की ये बात कर रहे हैं वो संविधान किस तरह से लोकतंत्र को बचाता है। जी, आप समझ चुके होंगे मैं बात कर रहा हूं महाराष्ट्र की राजनीति की। महाराष्ट्र में शिवसेना 1966 से अपने अस्तित्व में आती है और काफी दिनों तक वो कॉरपोरेशन लेवल पर चुनाव लड़ने के बाद 90 के दशक में भाजपा के साथ मिलकर के प्रदेश में सरकार बनाती है। इसमें एक खास बात ये देखने को मिलता है, शिवसेना जिस बाला साहब ठाकरे की पार्टी है, जो उसके फाउंडर हैं, वो खुद कभी सत्ता के सीढ़ियों में नहीं बैठे या वो खुद कभी सत्ता के कुर्सी में नहीं बैठे। उन्होंने अपनी पार्टी के लोगों को आगे बढ़ाया। समय बदला, पीढ़ी बदली और शिवसेना ने सत्ता में आने के लिए अपने पुराने सहयोगी दल का साथ छोड़ा और नए दो दलों को साथ में लिया। आज स्थिति यह है कि नए दो दल वो कभी नहीं चाहते हैं कि शिवसेना आगे बढ़े, क्योंकि वो नैसर्गिक उनके सहयोगी नहीं हैं। उनकी नीतियां बिल्कुल अलग हैं, उनके कार्य बिल्कुल अलग हैं। महाराष्ट्र अघाड़ी सरकार जो अभी वहां पर काबिज है, उसमें जो दो दल हैं, उसमें एक राष्ट्रीय दल है जो कांग्रेस के रूप में है और दूसरी जो क्षेत्रीय दल है वो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी है। और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी कि एनसीपी वो क्षेत्रीय दल होने के नाते कभी नहीं चाहेगी कि शिवसेना जो क्षेत्रीय दल है वो कभी उभरे। उसका प्रयास होगा कि शिवसेना का अस्तित्व महाराष्ट्र सदा के लिए मिट जाए। पिछले 2 महीने में जो घटनाक्रम हुआ है उसके हिसाब से लग रहा है कि एनसीपी अपने मंसूबों में कामयाब होती नजर आ रही है। अब आज एकनाथ शिंदे के रूप में एक विधायक उभरे हैं, जिन्होंने बाला साहब ठाकरे के परिवार के नेतृत्व को चुनौती दी है। कहा है कि शिवसेना का असली स्वरूप हमारे साथ में है, हिंदुत्व के रक्षक हम हैं। जिस हिंदुत्व की रक्षा के लिए बाला साहब ठाकरे ने शिवसेना की स्थापना की थी, उसे उनके पुत्र और आज जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है उद्धव ठाकरे ने तिलांजलि दे दी है। उन्होंने कांग्रेस और एनसीपी के साथ तथाकथित धर्मनिरपेक्षता का निर्वहन करते हुए हिंदुत्व को पूरी तरह से ठुकरा दिया है। अब एकनाथ शिंदे की जो चुनौती है वो उद्धव ठाकरे के लिए परेशानी पेश हो रही है। 2 दिन के घटनाक्रम में एकनाथ शिंदे को मनाने का प्रयास किया गया और जो एकनाथ शिंदे के साथ में जो भाजपा और एकनाथ शिंदे के साथ में जो शिवसेना के विधायक हैं, उनकी संख्या कितनी भी हो सकती है, क्योंकि अभी जब हम ये बात रिकॉर्ड कर रहे हैं हो सकता है 37 है, 35 है, 34 है, 40 है। ये संख्या पर हम बात नहीं कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि अगर उद्धव ठाकरे को शिवसेना के एक भी विधायक ने चुनौती दी है तो इसका मतलब बाला साहब ठाकरे का जो उन पर अंश था वो कम हुआ है। बाला साहब ठाकरे की जो एक लिगेसी थी, जो विरासत थी, उसे उद्धव ठाकरे ने खोया है। क्योंकि उद्धव ठाकरे पर आरोप लग रहा है कि वो अपने पुत्र मोह में आदित्य ठाकरे को आगे बढ़ा रहे हैं और शिवसेना के जो पुराने और ईमानदार कर्मठ शिव सैनिक विधायक हैं उनको साइडलाइन किया जा रहा है, उनकी इज्जत नहीं हो रही है। इसी का नतीजा यह है कि जितने भी आज विधायक हैं वो 40 हो, 30 हो, 35 हो, उन्होंने इतनी हिम्मत करके और पार्टी को सत्ता से पैदल करने के लिए जो संकल्प लिया, यह एक अभूतपूर्व घटना है। इसलिए आज दिन भर मंथन के बाद उद्धव ठाकरे ने शाम को एक भावनात्मक कार्ड खेला। आज मतलब 22 जून की शाम को उन्होंने फेसबुक में अपने कार्यकर्ताओं से लाइव चैटिंग की और उसके बाद
ये कहा कि मैं पार्टी बचाने के लिए अपना पद छोड़ने के लिए तैयार हूं, लेकिन जो बात उन्होंने कार्यकर्ताओं के बीच कही थी, संभवतः अपने नाराज विधायकों एकनाथ शिंदे के बीच में ये बात कहते तो बात बन सकती थी। जब मुख्यमंत्री की शपथ लेने के बाद उद्धव ठाकरे ने सरकार बनाई थी तो उन्होंने मातोश्री का अपना आवास छोड़ दिया था। मातोश्री वो भवन है जहां बाबा साहब बाल ठाकरे ने अपना जीवन पूरा समर्पित किया, पार्टी के लिए समर्पित किया, शिव सैनिकों के लिए समर्पित किया। और शिव सैनिकों का एक तरीके से हम कहें तो ये मठ है या मंदिर है और शक्तिपीठ है। आज उसी शक्तिपीठ का सहारा लेकर के उद्धव ठाकरे सरकारी जो आवास है वर्षा, उसको खाली करके रात में भारी समर्थकों के भीड़ के बीच में अपने पुश्तैनी मकान मातोश्री पहुंचते हैं। अब देखिए, मातोश्री, नाम मातोश्री जरूर है, यहां अपने पिताश्री की विरासत का वो फायदा उठाना चाह रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि शिव सैनिक जिस तरह से बाला साहब ठाकरे के साथ में थे, उसी कार्ड के तहत, उसी भावना के साथ में जो ये शिव सैनिक विधायक उनसे दूर हुए हैं वो आए और उनके जो मतदाता हैं वो उनके साथ जुड़े रहें। अब आने वाला समय बताएगा वो आगे की क्या राजनीति करते हैं। अभी के हिसाब से तो ये लग रहा है कि उन्होंने अपना आखिरी दांव खेल लिया है। मित्रों, उद्धव ठाकरे के बहाने से हम देश की राजनीति पर भी एक चर्चा करें। ये जो दूसरी पीढ़ी के राजनेता हैं, दूसरी पीढ़ी कहने का मतलब है पहली पीढ़ी वो जिन्होंने खुद अपने दम पर पार्टी बनाई, चुनाव लड़ा, सरकार में जगह पाई या अपनी सरकार बनाई। और दूसरी पीढ़ी वो उनके इमीडिएट जिन्होंने अपने पिता का संघर्ष देखा और उसमें से थोड़ा बहुत अपना सीख कुछ ग्रहण की, आखिरी में पिता के नक्शे कदम में चलते हुए उन्होंने फिर से सरकार बनाने का प्रयास किया या सरकार में आए। तो इस तरह 4-5 उदाहरण आज की तारीख में हमारे पास मौजूद हैं। महाराष्ट्र में शिवसेना की दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी आदित्य ठाकरे के रूप में है तीसरी पीढ़ी, और दूसरी पीढ़ी उद्धव ठाकरे। उद्धव ठाकरे ने अपने पिता के संघर्ष और अपने पिता के भाषणों को सुना है, उनकी नीतियों को वो जानते हैं, इसलिए उन्होंने आखिरी में कदम उठाया कि वो मातोश्री में आकर के ही अपनी पार्टी को एक रख सकते हैं। उन्होंने जो मुख्यमंत्री आवास जाकर के पिछले 1.5-2 साल में आम आदमी से अलग होने का प्रयास किया था, उसका नतीजा ये हुआ कि उनके हाथ से पार्टी का एक बहुत बड़ा हिस्सा चला गया। उद्धव ठाकरे के अलावा अगर उत्तर प्रदेश में हम नजर डालते हैं तो यहां भी इसी तरह से पिता की विरासत को अखिलेश यादव आगे बढ़ा रहे हैं। मुलायम सिंह बहुत अच्छे राजनीतिज्ञ रहे हैं इस देश के, जिन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री के अलावा राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी छवि बनाई और अपना वोट बैंक खुद पैदा किया। नतीजा ये हुआ कि 2012 में उन्होंने अपने दम पर जीती हुई पार्टी का नेतृत्व अपने पुत्र अखिलेश यादव को दे दिया। अखिलेश यादव को लगा कि वो अपनी पार्टी को खुद चला लेंगे। होते करते उनके चाचा उनसे नाराज हो गए, पिताजी उनके नेपथ्य में चले गए। आज स्थिति यह है कि लगातार दूसरी बार भाजपा उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव जीतती है और सरकार बनाती है। यहां भी एक मातोश्री और पिताश्री का रिश्ता है कि पिता का आशीर्वाद जब तक है, पिता के सहारे वो आगे बढ़ेंगे। एक और उदाहरण बिहार का है, लालू यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल, राजद में उन्होंने भी काफी उतार चढ़ाव देखे। करीबन 6-7 साल खुद मुख्यमंत्री रहे, 6-7 साल उन्होंने अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बनाया, राबड़ी देवी को। वो कभी जमानत में बाहर आते हैं तो कभी जेल चले जाते हैं। कुल मिलाकर देखें कि बिहार की सक्रिय राजनीति से लालू यादव आज बिल्कुल दूर हो चुके हैं। उनके छोटे पुत्र तेजस्वी अब पार्टी की कमान संभाल रहे हैं। एक मौका था, उन्होंने बिहार के विधानसभा के चुनाव में अच्छे सीटें हासिल की और वो उप मुख्यमंत्री पद तक पहुंचे। नीतीश कुमार के साथ में मिलकर के उन्होंने सरकार बनाई। कुछ दिन बाद नीतीश कुमार और उनकी पार्टी की बात नहीं बन पाई और नीतीश कुमार फिर से भाजपा के साथ आ गए। बिहार में एक और पार्टी है जो कि मातोश्री और पिताश्री की तरह से
आशीर्वाद की आकांक्षी है। वो है रामविलास पासवान की लोकतांत्रिक जनता पार्टी। अब देखिए करिश्मा, ये देखिए इस तरह से महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में मूल पार्टी में परिवार का ही कोई न कोई सदस्य आगे बढ़ करके उसको तोड़ने का प्रयास करता है। जैसे शिवसेना के उसमें उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के बीच में विरासत की लड़ाई हुई, इसी तरह से उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी में मुलायम सिंह की विरासत के लिए अखिलेश यादव और उनके चाचा शिवपाल यादव में संघर्ष चला। और इसी तरह से हम अगर देखें तो राजपूत में भी ये हुआ है। छोटे भाई बड़े भाई तेजस्वी और तेज प्रताप के बीच में भी कई बार संघर्ष देखने को मिलता है। रामविलास पासवान की लोजपा में तो वहां रामविलास पासवान के भाई पूरी पार्टी ले गए और उनके बेटे चिराग पासवान देखते रह गए। तो ये पार्टियों में जो मातोश्री और पिताश्री के आशीर्वाद के लिए जो संघर्ष चल रहा है, ये अजीबोगरीब है। अगर हम तमिलनाडु में देखें, डीएम के प्रमुख करुणानिधि की विरासत को लेकर के भी एम.के. स्टालिन और उनके भाई के बीच में काफी संघर्ष चला है। जब अखंड आंध्र प्रदेश था तो एन.टी. रामाराव की विरासत को लेकर के चंद्रबाबू नायडू और एन.टी. रामाराव की पत्नी के बीच में भी काफी दिन तक संघर्ष रहा। इस तरह से क्षेत्रीय पार्टियों में यह देखने को मिलता है कि जो व्यक्ति पार्टी बनाता है और वहां खुद लोकतांत्रिक संगठन न होने की वजह से उस पार्टी की विरासत को संभालने में बड़ी परेशानियां आती हैं। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का सिद्धांत चलता है। आज जो महाराष्ट्र में हो रहा है वो भी उसी का है। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के ऊपर आरोप लग रहे थे कि इन्होंने पार्टी के मूल स्वरूप को तिलांजलि दे दी है। अब आने वाला समय ये बताएगा कि एकनाथ शिंदे का जो ये मूव है, एकनाथ शिंदे ने जो एक कदम उठाया है, शिवसेना को बचाता है कि डुबाता है। इन्हीं शब्दों के साथ आज का एपिसोड, आज का ये तबसरा, आज का ये विश्लेषण यहीं पर समाप्त होता है। आपको अच्छा लगे तो शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करने की कोशिश करिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।